पिछली क्लास में हम लोग ओम का नियम पढ़े थे। आज फिर जो है ओम के नियम को रिपीट करेंगे और ओम के नियम का बाद का पढ़ेंगे। हाँ, इतना इसको हवा लग रहा है। ओम का नियम क्या बताए थे? ओम के नियम में हम बताए थे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? ताप दाब क्षेत्रफल। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप दाब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए? जिसे ओम का नियम कहते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर IR। यही तुम्हारा ओम का नियम है, जहाँ R क्या नियतांक है और जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ R क्या है? नियतांक है और जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? R बराबर क्या हो गया? V बटा I। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। मैंने बता दिया। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार की बाधा है। यह क्या करता है? धारा को रोकता है। किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? ये प्रतिरोध धारा को रोकता है। अगर चालक तार में तुम्हारा प्रतिरोध अधिक होगा तो जो है धारा का मान कम होगा। समझ गए? ये धारा को रोकता है। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? समझ गए? देखो, हम चालक तार को जब भी हम लेते हैं तो ऐसा चालक तार लेते हैं कि उसमें प्रतिरोध न्यून से न्यून मतलब कम से कम हो कि हमें धारा ज़्यादा मिले। समझ गए? तो चालक तार प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है जानना हमें ज़रूरी है। अगर कोई हम तार जैसे लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से घर लेके जा रहे हैं, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अब तुम जो है पतला तार ला दिए तो हो सकता है प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जो है धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सीखेंगे हम प्रतिरोध की निर्भरता। हाँ, प्रतिरोध मतलब होता है धारा को रोकता है। तार के अंदर जो है किसी चालक तार का ऐसा गुण है जो धारा को रोकता है, धारा के मान को कम करता है। अब बता रहे हैं कि ये किस बात पर निर्भर करता है। समझ गए? तो पहला निर्भर करता है लंबाई पर। समझ गए? किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला किस पर जी? तो पहला लंबाई पर। लंबाई पर क्या? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए? चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तुम लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समझ गए? अगर तुम यहाँ से इस बोर्ड से लाइन लेके गए हो उस रूम में, समझ गए? क्यों पंडित जी? और एक यहीं से खींच के ले गए अपने घर तक यहाँ से। अब बताओ लाइट कहाँ ज़्यादा जाएगी? यहाँ पे ज़्यादा रहेगी या तुम्हारे घर तक? यहाँ पे। वही बात है, अगर तुम लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा को रोकता है। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। प्रतिरोध क्या है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती। यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहला। अब दूसरी निर्भरता क्या है? दूसरी निर्भरता है क्षेत्रफल पर। समझ गए? दूसरी निर्भरता क्या है? क्षेत्रफल पर। एरिया। देखो, एरिया किस चीज़ की? तो तार का क्षेत्रफल। इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर का ये जो मोटाई है इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, मोटाई को। समझ गए? तो ये इसकी कितना मोटाई है मतलब एरिया कितनी है। अगर तुम जो है ये तुम्हारा प्रतिरोध क्या होता है? तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। यदि तुम्हारा तार का क्षेत्रफल मतलब मोटाई,
ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। अगर तुम तार यहाँ से 1 रुपया मीटर वाला तार लेके 2 रुपया एकदम पतला वाला तार लेके गए हो और एक केबिल लेके गए हो, तो केबिल में धारा का मान ज़्यादा होगा और पतले तार में कम होगा, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिरोध तुम्हारा क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है, यानी कि तार पतले तार में, क्योंकि प्रतिरोध का जो मान होता है पतले तार में अधिक होता है, समझ गए। और प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम बहेगी, प्रतिरोध रोकता है, ये इसका गुण है। पतले तार, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की जितना मोटाई अधिक रखोगे प्रतिरोध का मान उतना ही कम। हाँ, उसमें लाइट मतलब प्रतिरोध नगण्य रहेगा। तुम जितना लाइट 4 एम्पियर का दोगे ना, तो अगर मोटा तार है तो 4 एम्पियर का वहाँ पे मिलेगी तुम्हें। अगर वही पतला तार है, तुमने यहाँ से 4 एम्पियर की धारा दिया है, तो बीच में धारा का ह्रास हो जाएगा, कुछ प्रतिरोध क्या करेगा, धारा को रोक देगा, समझ गए। तो वहाँ पे तुम्हें 4 एम्पियर नहीं 3.5 एम्पियर की धारा मिलेगी। धारा, हाँ, मोटाई पर, तार के मोटाई पर। अगर मोटाई अधिक होगी, क्षेत्रफल अधिक होगा, तो प्रतिरोध का मान विद्युत क्रमानुपाती है तो कम होगा। विद्युत क्रमानुपाती का मतलब एक ज़्यादा तो एक कम। अगर मोटाई बढ़ाओगे तार की तो प्रतिरोध कम होगा, अगर मोटाई घटाओगे तो ये अधिक होगा। अगर इसको घटाए तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ गए। घटाने का मतलब तार को पतला कर रहे हो, मोटाई का मतलब इसको कम करोगे तो मतलब मोटाई पतली हो रही है। तो अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा। और जब बराबर कर दोगे तो बराबर कैसे कर सकते हो, विद्युत क्रमानुपाती है, दोनों को बराबर रखोगे तो सेम है, समझ गए। तो ये बात है, अगर इसको तुमने मोटाई बढ़ाया तो ये घट जाएगा, समझ गए, यानी कि धारा हमें ज़्यादा मिलेगी। ट्रांसफार्मर है, उसमें देखिए भैया करने वाली छोड़ होता है, अगर उसको उसमें लगा देंगे 2 फेज लग जाएगी लाइट, नहीं बात तो जाएगी। वो लोहा है, लाइट तो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी लाइट। अगर लोहा, हाँ, विद्युत का सुचालक है, लाइट क्यों नहीं जाएगी। लाइट तुम कहोगे कि इस पे तार गिर जाए तो इसमें लाइट नहीं आएगी, पूरा लाइट आ जाएगी। ट्रांसफर नहीं, हाँ, चलो ठीक है। ये बता दिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A, समझ गए। और पदार्थ की अगला क्या है, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। तीसरी निर्भरता क्या है जी, पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है, पदार्थ किस प्रकार का है तुम्हारा, जिसमें तुम धारा प्रवाहित करवा रहे हो, पदार्थ किस प्रकार का है। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अगर अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, समझ गए। कुछ तार हैं, जैसे तुम कहो सोना और चांदी, सोना विद्युत का क्या है, सुचालक है, समझ गए, और चांदी क्या है, हाँ, तो चांद मतलब सोना हो गया और लोहा ले लो तुम, सोना और लोहा, लोहा भी विद्युत का सुचालक है और सोना भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन सोना विद्युत का अच्छा सुचालक है लोहा की अपेक्षा, समझ गए। यानी कि उसमें विद्युत धारा तुम प्रवाहित करोगे जितना उतना ही मिलेगी। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। एल्युमिनियम का तार है, एक लोहा का तार है, तो कहते हो ना एल्युमिनियम का अच्छा रहेगा, केबल लाते हो तो एल्युमिनियम की लाते हो या जो है अलग, हाँ, कापर की लाते हो। तो पदार्थ किस धातु का बना है इस पर भी निर्भर करता है, समझ गए। तुम्हारा तार किस धातु का बना है उस पर भी निर्भर करता है। जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है उसमें प्रतिरोध की मात्रा कम होती है, उसमें जो धारा को रोकने वाला प्रतिरोध है वो कम होता है, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। चलो आगे पढ़ेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, समझ गए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार का वह प्रतिरोध
जो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का वह प्रतिरोध जो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जी, L/A। और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है रो, और रो बराबर क्या हो जाएगा RA/L। जब हम यहाँ ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है रो, और रो L/A, रो बराबर RA/L। यहाँ पे नियतांक क्या है जी, रो है, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए, रो नियतांक है जिसे क्या कहेंगे, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर RA/L। समझ गए, रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार का वह प्रतिरोध जो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर RA/L। अब रो का मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो रो का मात्रक बराबर R का मात्रक, R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, ओम। R का मात्रक गुणे A का मात्रक बटा L का मात्रक। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर और L का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। रो का मात्रक होता है ओम मीटर। अब देखो, अगर रो को हम परिभाषित करना चाहें, रो बराबर RA/L है ना, तो रो को हम परिभाषित अब डिफिनीशन ये फार्मूला से करेंगे। अभी मैंने बताया कि चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब फार्मूला से कैसे परिभाषित करेंगे, यदि L बराबर 1 और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर रहेगा और ये मीटर, समझ गए। यदि जो है चालक तार, जो चालक तार हमने लिया है उसकी लंबाई 1 मीटर और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो किसी चालक तार का, तो अगर एक एक कर दोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर R हो जाएगा। यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो गया। ये दर्शाता है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, समझ गए, ये दर्शाता है। तो रो बराबर क्या हो गया जी, R हो गया। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है यदि चालक तार की लंबाई एकांक हो तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। अगर चालक तार का लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो इस स्थिति में चालक तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। समझ गए, किसी चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है यदि उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो चालक, तो रो बराबर क्या हो गया, R हो गया। यानी प्रतिरोध को ही इस स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ये फार्मूला से डिफिनीशन हो गई। और मैंने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में क्या बताया, तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती
तथा चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। समझ गए। अब प्रतिरोध के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, दो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने बताया है तुम लोगों को प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का कौन सा साइन होता है? हाँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखो प्रतिरोध का साइन ये होता है। ये अगर दर्शाया गया है तो कहेंगे प्रतिरोध है, अगर ये दर्शाया गया है तो कहेंगे बैटरी है। ये प्लस माइनस ये बैटरी को दर्शाता है। समझ गए। अगर इस तरह दर्शाया गया है, कुछ इस तरह करके, मतलब बल्ब का साइन ऐसे करके बल्ब का साइन होता है, इस तरह करके दर्शाया गया होगा। ये संधारित्र का साइन होता है, जो कि अब 11 में पढ़ाया जाता है, संधारित्र। तो छोड़ो, बस तुम्हें प्रतिरोध के साइन को और बैटरी के साइन को देखना है। समझ गए। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो किया जाता है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन और एक मिश्रित क्रम संयोजन होता है। मतलब उसमें समांतर क्रम में भी रहेगा और श्रेणी क्रम में भी रहेगा। बैटरी में का ऐसा डालते हैं सब भी, बैटरी चार्ज जैसे वो लगाते हैं। चार्ज होती है बैटरी के अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब होता है। समझ गए। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है बार बार कैथोड पर आता रहता है। समझ गए। उसमें जो पानी होता है बार बार क्रिया करता रहता है और उसको चार्ज करता है। जैसे ही चार्ज में लगाते हो तो वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समझ गए। तो हाँ, तेजाब जिस बैटरी में रखा जाता है उसमें बिजली का भी मतलब संक्रमण होता है, तो ये काहे उसको जलाकर पिघलाता है? किसको पिघलाएगा? तेजाब बैटरी को कैसे पिघलाएगा? बैटरी, उसमें तेजाब की पूरी मात्रा नहीं होती, तेजाब का पानी होता है। समझ गए। बैटरी का पानी देखे वो डाला जाता है। बैटरी का पानी तुम हाथ से अगर टच करोगे तो तुम्हारा हाथ भिगोएगा, मतलब जलेगा नहीं, उसमें मात्रा कम होती है। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं। अगर हमें प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं तो इसको श्रेणी क्रम में तुम्हें कह दिया जाएगा। इन 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। समझ गए। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? ये जो है ना, ये वाला सिरा है, जो ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा है। समझ गए। ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा है। समझ गए। तो इस कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के, ध्यान से सुनो, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में आगे जोड़ते जाते हैं। जो इस प्रकार का क्रम बनता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम में आगे जोड़ते जाते हैं। जो इस प्रकार का क्रम प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, हाँ, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में इसी क्रम में आगे जोड़ते जाते हैं। जो क्रम प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम। देखो, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, इसको जोड़ दिए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे V वोल्ट की हमने बैटरी ले लिया है। समझ गए। यहाँ पे बीच में यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो कुंजी। कुंजी मतलब टिप्पणी। समझ गए।
देखो श्रेणी क्रम की खास बात क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुम्हारा विभवांतर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा क्या होती है, एक ही होती है। एक बात हमेशा याद रखना, धारा प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर बहती है। धारा हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस की ओर बहती है, समझ गए। यहाँ से धारा निकली है आई एम्पियर की धारा, ये ऐसे बहते हुए R1 में जाएगी, R2 में जाएगी, R3 में जाएगी और फिर ऐसे बहते हुए पुनः जो है बैटरी में आ जाएगी, समझ गए। ये इस प्रकार है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है जबकि धारा सेम होती है, समझ गए। तो धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या, ओम का नियम क्या है जी, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या अभी पढ़ाए हैं, आई आर। इसमें जो अलग अलग है ना, तो पहले सिरे का V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, समझ गए। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, आई आर। तो देखो आई तो सबका सेम रहेगा, लेकिन पहले प्रतिरोध में तो R1 हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई R2। देखो यहाँ धारा सेम रहेगी लेकिन ये प्रतिरोध अलग अलग है। V3 बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 को समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 से जोड़ दो तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 V2 V3 देखो पहले बैटरी का वोल्ट क्या था, V था, यहाँ से V वोल्ट चला है तो यहाँ पे V1 हुआ है, V2 हुआ है, अलग अलग बढ़ गया है। तो इसको पूरा को भी लिख सकते हो ना, तो V बराबर I कॉमन कर ले रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये यहाँ गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, V बटा I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर V बराबर आई आर है तो R बराबर क्या होगा, V बटा आई ना। तो V बटा आई को क्या लिख सकते हो तुम, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, और ये R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध है। तो श्रेणी देखो यहाँ से V बराबर आई आर होता है ओम का नियम, तो यहाँ अगर V बराबर आई आर है ओम का नियम, तो यहाँ से किसको R बराबर क्या हो जाएगा, R ये गुणा है, I इधर आएगा तो हाँ, तो ये इस तरह लिखे हैं, समझ गए। तो ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका है। श्रेणी क्रम में इस प्रकार हम जो है तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। R क्या है, जहाँ पे R ये तुल्य प्रतिरोध है, समझ गए। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये फार्मूला है, समझ गए। स्टॉप करो। चलो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन में ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। अब जो है हम कल पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन और इसके बाद वाली टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में सवाल को ज़रूर लिखिए अपने, जो है कि ये सवाल जो नहीं आ रहा है आपको कमेंट में दीजिए। धन्यवाद, कल अगली क्लास में मिलेंगे।